और चलिए अब रुक करेंगे 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का। सबसे पहले बात करेंगे कलायत के गांव जुलानी की, जहां जुलानी खेड़ा में सरपंच चुनाव के शंखनाद से पहले ही दो भावी उम्मीदवारों के बीच आपसी लड़ाई का बिगुल बज गया। यहां दो पक्षों में तू मैं इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चल गए। देखिए। कलायत के गांव जुलानी खेड़ा में चौधर के लिए दो पक्षों के बीच टकराव हो गया। पंचायत के चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अभी से ही पंचायत चुनाव को लेकर लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि पंचायत चुनाव की शंखनाद से पहले ही दो भावी उम्मीदवारों के समर्थकों में जंग का बिगुल छिड़ गया। वोट को लेकर तू मैं हो गई। ये विवाद भारी पथराव में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों में ईंट पत्थर ऐसे चले कि 10 लोग जख्मी हो गए। ये दो पक्षों में कल रात झगड़ा हो गया, आपस में टकराव हो गया। कलायत डीएसपी संजन कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद दोनों पक्षों के लोग अपने अपने स्तर पर कानूनी और चुनावी जंग के लिए विचार विमर्श करने लगे हैं। जबकि चुनाव को लेकर बिगड़ी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पड़ोसी गांव पालू, बड़सीखरी, चुरशाला और अन्य गांवों के साथ साथ सगे संबंधी दोनों पक्षों के बीच सौहार्द कायम करवाने की कवायद में जुटे थे। तो नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ यहां पर बिगुल बजा एक लड़ाई का। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक बहादुरगढ़ पहुंचे। उन्होंने जेजेपी प्रदेश सचिव नरेश जून के कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनका मन टटोला। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक बहादुरगढ़ पहुंचे। उन्होंने जेजेपी प्रदेश सचिव नरेश जून के कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनका मन टटोला। राज्य मंत्री अनूप धानक ने यह भी कहा कि 19 जून को नगर परिषद चुनाव में जेजेपी का चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। ये भी कहा गया कि जेजेपी कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। आने वाला समय जेजेपी का बताया गया। हमारे गठबंधन में जो हमारी सरकार है, बढ़िया तरीके से हमारी सरकार चल रही है और बढ़िया तरीके से हम जो कोई अधिकारी के पास जाते हैं, हम बात करते हैं, चाहे कर्मचारी से बात करते हैं, निश्चित। अनूप धानक ने यह भी कहा कि जेजेपी चेयरपर्सन नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, जबकि पार्षद का सिंबल पर नहीं लड़ेगी। इसका फैसला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला और शीर्ष नेतृत्व को 29 मई को करना है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वो गठबंधन धर्म को निभाएंगे। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारी पूरी नजर आ रही है। मंथन का दौर शुरू हो चुका है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र में इंटरनेट के जरिए अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का एसटीएफ की टीम ने पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 3 सदस्यों को 4 अवैध पिस्टल सहित काबू किया है। देखिए। कुरुक्षेत्र में इंटरनेट के जरिए अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का एसटीएफ की टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। एसटीएफ के गिरोह ने 3 सदस्यों को 4 अवैध पिस्टल सहित काबू किया है। एसटीएफ बहादुरगढ़ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए खरीद फरोख्त करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 सदस्यों को काबू कर उनके कब्जे से 4 अवैध पिस्तौल बरामद की थी। बहादुरगढ़ ने आशु, विकास और मनिंदर नाम के 3 पर्सन को अरेस्ट किया है। तो ऑयल मिल से 4 नाजायज असले भी बरामद किए हैं। जो आशु और जो विकास थे, यहाँ पे मनिंदर को आदर्श थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। विकास राजपूत, आशु और मनिंदर को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया। अब सभी बदमाशों को आगामी जांच के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस को सौंपा गया है, जिनमें से 2 आरोपियों का 6 दिन का पुलिस रिमांड लेकर अब जांच जारी है। तो एसटीएफ की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और यहां पर जो अवैध हथियार बेचते थे, एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के जिले करनाल के घरौंडा के रहने वाले बीएसएफ जवान श्रीनगर में शहीद हो गए। 26 मई की शाम को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। बीएसएफ जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लोग और भारतीय सेना के जवान शामिल हुए। बताया गया कि हृदय गति रुकने से सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार धीमान शहीद हो गए, जिन्हें जून से छुट्टियों पर अपने परिवार के पास आना था।
शहीद की अंतिम यात्रा पर शामिल हुए हर इंसान की आंखों में उनके प्रति सम्मान और आंसू भरे थे। ग्रामीणों ने बताया कि विनोद धीमान ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की, अपने पूरे परिवार, गांव, कस्बे का सहयोग किया। आने वाले समय में भी ऐसे बच्चे पैदा हो जो देश की सेवा करें। शहीद विनोद के पिता ने बताया कि 10 जून को छुट्टी पर उनको आना था। बीएसएफ की तरफ से आए एक इंस्पेक्टर ने बताया कि हमारे अच्छे उपनिरीक्षकों में से विनोद कुमार एक थे, जो अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहते थे। इस समय श्रीनगर कैंप की हेडक्वार्टर में काम को अच्छे से संभाल भी रहे थे। जब सुबह सीने में विनोद को दर्द हुआ तो वो खुद उठकर चेकअप करवाने के लिए गए। ईसीजी नॉर्मल आई थी, ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई। उसके बाद 9 बजे अचानक से शहीद हो गए। तो शहीद को अंतिम विदाई दी गई और इस दौरान सभी की आंखें नम भी रही। रुक करते हैं अगली खबर का। रेवाड़ी के गड़ी बोलनी रोड के सिंचाई एवं जल संसाधन कार्यालय में कर्मचारियों की ओर से एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन यानी कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। सिंचाई एवं जल संसाधन कार्यालय में कर्मचारी हल्ला बोलते नजर आए। यूनियन के प्रांतीय प्रधान जयपाल कुंडू ने कर्मचारियों की अगुवाई की। कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने कहा कि नहरी विभाग, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले कच्चे कर्मियों से महीने में 30 दिन का काम लिया जाता है और 21 दिन का वेतन दिया जाता है। इन 21 दिनों में भी कई बार उनकी गैर हाजिरी लगा दी जाती है। वेतन भी रोक लिया जाता है। इतने कम वेतन में वो कैसे अपने परिवार का गुजारा चलाएंगे, ये बड़ा सवाल उठाया गया। हमारे यहाँ सिंचाई विभाग में 10-10, 12-12 साल से साथी काम कर रहे हैं और वो काम लगभग करते हैं पूरा महीना और उनको सैलरी मिलती है 21 दिन की। नहर एवं सिंचाई विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तो और भी ज्यादा परेशानी है, क्योंकि पहले के मुकाबले उनका काम बढ़ गया है। नहर और पंपों की संख्या भी बढ़ी है। ये भी कहा गया कि डीसी रेट और आउटसोर्स पर लगा हुआ कर्मचारी आज जिस पोस्ट पर है उसी पर रहता है। ऐसे में इतने कम वेतन में कर्मचारियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। तो कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगे रखी गई और धरना प्रदर्शन भी यहां पर किया गया, लेकिन देखना यह होगा कि कर्मचारियों की मांगों को प्रशासन कब तक पूरा कर पाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान कर दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से लेकर 30 जून तक रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है। हरियाणा के निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नोटिस जारी कर समर वेकेशन की जानकारी दी। सरकार नोटिस के मुताबिक हरियाणा में गर्मी की छुट्टियां 1 जून से शुरू हो जाएंगी और 30 जून तक जारी रहेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया। नोटिस के अनुसार स्कूल दोबारा 1 जुलाई को खोले जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में पहले और कई राज्यों में भी गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बिहार में समर वेकेशन 23 मई से शुरू हो चुका है। कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अत्यधिक गर्मी की वजह से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान अप्रैल में ही कर दिया था। हालांकि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने इस बार गर्मी की छुट्टी में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा की सुविधा जारी रखने की बात कही है। शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। 1 जून से 30 जून तक बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। उसके बाद स्कूल लगेंगे और ये छुट्टियां जो हैं वो सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल है सभी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। तो हरियाणा में स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। और चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। पानीपत के डीसी सुशील सरवान एक्शन मोड में आ चुके हैं। लेट आने वाले कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए डीसी ने वो किया जो सब अधिकारियों को देखना चाहिए। देखिए। अक्सर सरकारी बाबू के दफ्तरों में लेट लतीफी आने की खबर तो आपने जरूर सुनी होगी और ऐसा अक्सर होता भी है कि जनता लाइन में खड़े रहती है और ये देखा भी जाता है कि अक्सर सरकारी विभागों में कई बार अफसर, अधिकारी और कर्मचारी लेट ही आते हैं। जनता लाइनों में खड़ी रहती है लेकिन अफसर, अधिकारी दिखाई नहीं देते। अब इसी समस्या का समाधान करने के लिए पानीपत के डीसी ने एक बीड़ा उठाया। पानीपत के डीसी सुशील सरवान ने अपने अफसर और कर्मचारियों को सुधारने के लिए शुक्रवार सुबह लघु सचिवालय में आकर गेट पर ही ताला जड़ दिया। डीसी खुद गेट पर खड़े होकर हाजिरी लेने लगे। लेट आने वाले सरकारी बाबू की गैर हाजिरी भी लगा डाली गई। इतना नहीं, गेट के बाहर खड़े कर्मचारी लोक लगने से असहाय नजर आए। उन सभी के नाम नोट किए गए और भविष्य में उनको समय पर आने की चेतावनी दी गई और सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है। पानीपत के डीसी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अधिकारी कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय में आकर जनता का काम निपटाए, वरना आने वाले वक्त में ये सख्ती और भी ज्यादा होगी।
अनुशासन बेहद जरूरी है और इसी अनुशासन की पालना के लिए ये कदम डीसी की ओर से उठाया गया, जिसकी हर जगह तारीफ भी हो रही है। चलिए अब नजर डालेंगे अगली खबर पर। चरखी दादरी के गांव बिलावल में अवैध तौर पर चलाई जा रही मिनरल वाटर फैक्ट्री पर छापा मारा गया। ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग ने की है। देखिए 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। चरखी दादरी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने गांव बिलावल में मिनरल वाटर तैयार करने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री संचालक टीम के सामने डीलरशिप या फैक्ट्री से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, कृषि कार्य के लिए दिए गए ट्यूबवेल कनेक्शन का भी कमर्शियल प्रयोग होता पाया गया। ये आज 2 खाद्य प्रतिष्ठानों से दादरी शहर में व बिलावल गांव में एक पानी पैक करने वाली फैक्ट्री से पानी के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे। रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाए। कोई अनियमितता सामने आई होगी? इनकी ये अपना कोई भी वैध लाइसेंस अभी मौके पे नहीं दिखा पाए, जिसके लिए हमने नोटिस दिया है। और अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो आगामी कार्रवाई बिना लाइसेंस चलाने के लिए भी की जाए। लगभग तैयार माल कितना है जी इनके पास? इनके पास जो है करीब 500-700 पेटियाँ करीब पानी की वो है, पैकेट पानी। मौके से हजारों की संख्या में पैक बोतलें, लेबल, खाली बोतलें, खाली पेटियां और सामान मिला। बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे इस प्लांट संचालक के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। तो सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से यहां पर छापा मारा गया और जल्द ही और भी कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे हम अगली खबर का। एसटीएफ बहादुरगढ़ ने अवैध हथियारों के सप्लायर और खरीदारों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ बहादुरगढ़ की 2 टीमों ने करनाल के तरावड़ी क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। की स्पेशल टास्क फोर्स के बहादुरगढ़ यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ बहादुरगढ़ ने अवैध हथियारों के सप्लायर और खरीदारों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ बहादुरगढ़ की 2 टीमों ने करनाल के तरावड़ी क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 8 अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एसटीएफ की डीएसपी सुरेंद्र किन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध हथियार गिरोह का मास्टरमाइंड लोहारू का विकास सांगवान है, जो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर करनाल और कुरुक्षेत्र एरिया में अवैध हथियार बेचता था। दोनों के खिलाफ तरावड़ी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एरिया थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मास्टरमाइंड विकास सांगवान पर लोहारू, नारनौल, हिसार और रेवाड़ी एरिया में हत्या के प्रयास, अवैध हथियार और गिरोहबंदी के मामले दर्ज हैं। एसटीएफ बहादुरगढ़ के इंचार्ज इंस्पेक्टर विवेक मलिक की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। उनके बारे में ये खबर थी कि ये एमपी के मनावर से जो है ना वो असला मंगवाते हैं और सप्लाई करते हैं। सप्लाई का इनका बेसिकली जो एरिया था वो कुरुक्षेत्र और करनाल की तरफ था। तो इस मामले में आगे भी जांच की जा रही है और देखना ये होगा प्रशासन की ओर से और क्या कुछ कदम उठाया जाता है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव आयोजित किया गया। ये ड्रोन महोत्सव 2 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन ऑपरेटर से बातचीत की। पीएम मोदी ने डिजिटल तौर पर 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किए। महोत्सव में सरकारी अफसर, विदेशी डिप्लोमेट्स, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। साथ ही सरकारी, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप के 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। अब यही तकनीक लाखों किसानों को मदद देगी। उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी लग गई। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग को दर्शाता है। ये भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाता है। तो ड्रोन महोत्सव का आयोजन हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान तमाम लोगों को संबोधित किया और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि ये ड्रोन महोत्सव 2 दिनों तक चलेगा, जिसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भारत के ड्रोन के लिए देखा जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल बीजेपी ने चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। कांगड़ा के चंबी में बीजेपी का त्रिदिवसीय सम्मेलन है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस दौरान कार्यक्रम में पहुंची। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल में इस साल के आखिर में चुनाव है, जिसके चलते बीजेपी तैयारी में जुटी है। प्रदेश में आज दिन पार्टी कार्यक्रम कर रही है, जनता के बीच जा रही है।
इसी के चलते कांगड़ा में बीजेपी ने त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी त्रिदेव सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कांगड़ा पहुंची थी। गंगल हवाई अड्डे पर उनका स्वागत हुआ। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का स्वागत किया। स्मृति ईरानी को देखने और सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये भी आपको बता दें कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्रों के त्रिदेव बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ लेवल एजेंट, जोन एजेंट और ग्राम केंद्र प्रभारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कांगड़ा में आए थे। एक रोड शो भी हुआ और एक बड़ी रैली भी हुई थी। उस रैली से जेपी नड्डा ने खुद संबोधित भी किया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में भी हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां क्या यूं ही तेज रहने वाली है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ऐसे में कांगड़ा पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये साल काफी ज्यादा अहम है। वजह है क्योंकि ये साल चुनावी साल है और ऐसे चुनावी साल में तमाम राजनीतिक दल मेहनत करते नजर आ रहे हैं। उनमें से बीजेपी भी एक है। रुक करते हैं अगली खबर का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिणी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में निवासियों के लिए रूसी नागरिकता को तेजी से अमल में लाने के लिए आदेश जारी किया है। खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्र पर लागू होने वाले पुतिन के फरमान के बाद रूस की पूर्वी यूक्रेन के भी स्थित क्षेत्र पर पकड़ मजबूत हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को दक्षिणी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में निवासियों के लिए रूसी नागरिकता को तेजी से अमल में लाने के लिए आदेश जारी किए, जबकि मॉस्को में सांसदों ने विस्तारित रूसी सेना को मजबूत करने के लिए एक विधेयक पारित किया। खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्र पर लागू होने वाले पुतिन के फरमान के बाद रूस की पूर्वी यूक्रेन के बीच स्थित क्षेत्र पर पकड़ मजबूत हो सकती है, जहां मॉस्को समर्थित अलगाववादियों ने क्रीमिया प्रायद्वीप समेत कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। रूस की सेना यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक गढ़ डोनबास के लिए व्यापक युद्ध लड़ रही है। क्रेमलिन के अपनी सैन्य मशीनरी को मजबूत करने की कोशिश के संकेत के तौर पर रूसी सांसदों ने स्वैच्छिक सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के लिए 40 साल की आयु सीमा को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। रूसी संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रेई कार्पोलोव ने कहा कि इस उपाय से इन डिमांड कौशल वाले लोगों को काम पर रखना आसान हो जाएगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसी जंग के बीच लगातार पुतिन की ओर से जो आदेश दिए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं यूक्रेन के लिए नागवार भी गुजर रहे हैं। रुक करते हैं अब हम अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही राज्यपाल की जगह राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएंगी। बंगाल विधानसभा में जल्द ही इसे लेकर संशोधित बिल पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अब राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में टकराव की नई जमीन तैयार कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही राज्यपाल की जगह राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएंगी। बंगाल विधानसभा में जल्द ही इसे लेकर संशोधित बिल पेश किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ममता सरकार में मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों की चांसलर राज्यपाल नहीं बल्कि सीएम होंगी। इस संबंध में विधानसभा में संशोधन बिल लाया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थी। इस मसले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की अगर बात करें या बीजेपी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं खफा देखा जा रहा है कि इस समय तमाम जो नेता हैं वो हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल में इस समय मौजूदा स्थिति है उसे लेकर अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी काफी खुश भी नजर आ रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। बढ़ते अपराध को लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में है। फरीदाबाद की पुलिस ने कई मामलों में खुलासा किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट। फरीदाबाद के सेक्टर 37 ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर में बीते दिनों हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसीपी ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश पर लगातार पुलिस टीम अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, जिसके चलते सेक्टर 37 के ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर में हुई लूट की वारदात को क्राइम ब्रांच की टीम ने जल्द से जल्द सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शॉपिंग सेंटर के अंदर 4 हथियारबंद बदमाशों ने जो उसके अंदर जो गार्ड थे उनको बंधक बना के करीब 6 लाख रुपए की लूट की थी।
जो कि हमारी CIA 30 इंस्पेक्टर रविंदर व उसकी टीम ने तत्परता कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, एक आशीष और एक श्रवण, और उन्होंने अपनी वारदात को कबूल भी किया है। वहीं डीसीपी क्राइम ने अन्य 2 और खुलासे करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने बीते दिनों हुई हत्या के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं एक युवक से ATM से जबरन पैसे निकलवाने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई की गई है और कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और आगे जांच जारी है। बढ़ते अगली खबर का हम रुख करेंगे। यमुनानगर के मुकारबपुर गांव में एक स्कूल लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ छात्र छात्राएं तो बहुत हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक सिर्फ एक। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक की कमी का मुद्दा नया नहीं है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां स्कूल भवन है, स्कूलों में बच्चों की अच्छी खासी संख्या भी है, लेकिन अफसोस शिक्षकों की कमी के चलते स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा ही स्कूल है यमुनानगर के मुकारबपुर गांव का। इस मिडिल स्कूल में एक ही अध्यापक है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया है। यमुनानगर के मुकारबपुर गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ एक संस्कृत का अध्यापक है और ये अध्यापक संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाते हैं। वहीं प्रिंसिपल खुद साइंस, गणित और इतिहास का विषय पढ़ाते हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में अध्यापक न होने की वजह से गणित और साइंस जैसे मुश्किल विषयों पर बच्चों को पढ़ने में मुश्किलें आती हैं। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल रजनीश कुमार का कहना है कि उन्होंने कई बार विभाग को इस समस्या से अवगत करवाया। तो शिक्षकों की कमी कब तक पूरी होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपने जाना तमाम खबरों के बारे में। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।